तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छा आपकी तैयारी चल रही है। आज है 21 तारीख और जैसे जैसे दिन कट रहे हैं आपके, वैसे वैसे टाइम बहुत ही कम बचता जा रहा है। और आपका जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपकी पास आती जा रही है और बेचैनी आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आपको उस बेचैनी पे कंट्रोल करना है अपना। ठीक है, अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है, अपने अच्छे से आंसर लिखने हैं, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, ताकि आपका हाथ जो है बिल्कुल फिट बैठा रहे अपने आंसर्स के ऊपर, 3 घंटे के ऊपर। ठीक है, तो उसी हम चीज़ों को देख रहे थे कि आपके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं बेसिकली आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, जिनसे आपके हाई चांसेस हैं आपके सवाल बनने के। ठीक है, तो हमने GS1 देखा, GS2 देखा, ऐसे देखा। ठीक है, और उसी लाइन में हम आगे बढ़ते हुए आपका GS3 का एक सेगमेंट है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि भाई GS3 के लिए वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आपके सवाल बनने के हाई चांसेस आपके रहने वाले हैं या सवाल आपके बनने वाले हैं। ठीक है, तो उनको हम आज देखने वाले हैं। तो इसमें आज वो देखेंगे हम आपके जितने भी आपका, चाहे इकोनॉमिक्स का सेगमेंट हो, चाहे सिक्योरिटी का सेगमेंट हो, चाहे आपका सुरक्षा का सेगमेंट हो, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था पे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें लगभग आपका टोटल GS3 में अगर हम देखें तो 50+ टॉपिक हैं। वैसे वैसे तो मैंने लिखे 48-50 टॉपिक है, पर टॉपिक के अंदर ही मैंने सब टॉपिक बहुत सारे लिखे हैं, तो मतलब साथ में मैंने लिखे हुए हों कैटेगराइज करने के अलावा। ठीक है, मतलब एक ही उसमें मैंने 2-3 टॉपिक्स को साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो फूड सिक्योरिटी वाला तो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इसको तो आपको करके ही जाना है डिटेल में कि भाई भारत में स्थिति क्या है, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। इसमें आप FAO जो आपका ये है, इससे पढ़ के आप जाओगे। ठीक है, और जो आपका जीरो हंगर आपका जो प्रोग्राम बेसिकली, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, पहला टॉपिक आपका ये रहेगा। आपका फिर अगला आता है, इसी का संदर्भ में आपको देखोगे तो आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपका है 2013 का, जो आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में। तो इसको आप पढ़ के जाओगे अच्छे से। ठीक है, अब तीसरा खैर आपका ये एग्रीकल्चर जो आपका है, भारतीय कृषि बेसिकली है। इसकी बेसिकली की मूलभूत समस्याएं आपकी क्या है, या फिर मूलभूत आपकी विशेषताएं बेसिकली क्या है, और उसी के फॉर्मेट में आप बोलोगे भारतीय किसानों की मूलभूत समस्या या विशेषताएं तो नहीं, बट समस्याएं क्या हैं किसानों के संदर्भ में। ठीक है, ऊपर तो आप चल जाएगा आपका। ठीक है, तो भारतीय कृषि की समस्याएं विशेषताएं देख लेना, और किसानों की क्या आपकी मूलभूत समस्याएं, इनके संदर्भ में आपका सवाल क्या है, चीज़ों को जोड़ के आपको बन सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे WTO को आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये खैर ऐसा लास्ट टॉपिक आपका रहता है, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। तो WTO की जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपका एक चैप्टर आपका आता है, मतलब एक टॉपिक आपका आता है जिसमें आपका सब्सिडी वाला पढ़ना पड़ता है। तो ये खैर सब्सिडी का अलग नीचे लिखा हुआ है। तो खैर यहाँ पे आप देखो तो उसमें आपको सब्सिडी का जो संदर्भीकरण है, जो बेसिकली बॉक्सिफिकेशन आपका जो उसका है सब्सिडी का है, जिसमें आपको ग्रीन बॉक्स आपका हो गया, एम्बर बॉक्स आपका हो गया, रेड बॉक्स आपकी सब्सिडी होगी, उन सबको आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर आपका पांचवा टॉपिक आपका आएगा PDS वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जब आपका जन वितरण प्रणाली है तो PDS सिस्टम को आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, PDS सिस्टम के फायदे क्या हैं, क्या लाभ हैं, क्या कमियां हैं बेसिकली, कि उसमें सुधार की क्या क्या संभावना है बेसिकली है। इन सब चीज़ों को आपको, अभी हिमाचल ने जो PDS में जो चीज़ आपका फेस वाला सिस्टम, रिकग्निशन वाला सिस्टम शुरू किया है, उसको आप ऐड कर सकते हो। तो उन चीज़ों को लेके आपके टॉपिक थोड़ा चर्चा में रहता है, तो आपको उसको करके जाना है। ठीक है, और इसी में आप तब आपको एकीकृत आपका जो ये वाला 1975 वाला आपका जो एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम है, इसको पढ़ के जाना है। और PDS में आप DBT को पढ़ के जाना आप। ठीक है, DBT के क्या फ़ायदे इसमें हो सकते हैं, क्या नुकसान आप कर सकते हैं, इस वाले आयाम से भी इसको आपको कवर करके जाना है। और PDS से पढ़ोगे तो उसी में आपका एक चर्चित आपका टॉपिक रहता ही है, एक देश एक राशन कार्ड का। इसको भी आपको थोड़ा सा देखते हुए जाना है। PDS ही पढ़ रहे हो तो बफर स्टॉक को पढ़ के ही जाना आपको, इसके भी क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या समस्या हैं, क्या समाधान है सुधार के लिए, इन सबको देख के जाना है। फिर पढ़ोगे आप MSP को पढ़ के जाना है, आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका है, इसको भी पूरा तरीके से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर आप अगले टॉपिक पे आओगे, 9वां टॉपिक आपका है जो आपका एग्रीकल्चर, जो आपका मार्केट वो है, विपणन वाला जो आपका है, कृषि विपणन वाला जो टॉपिक है। इसमें आपको APMC मंडी पढ़ना है आपको। ठीक है, E नाम को पढ़ना है, और जो विपणन संबंधी समस्याएं आपकी है, चुनौतियां हैं, उनको पढ़ के जाना है अच्छे से। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आपका है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। तो उसमें आपको पढ़ना है कि फूड आपका जो प्रसंस्करण बेसिकली है उसका होता क्या है बेसिकली, और भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व है भाई खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में। ठीक है, इसी के अंदर आपके सब टॉपिक आपके मेगा फूड पार्क ये पढ़ के जाना आप। ठीक है, आपके खाद्य प्रसंस्करण में आप अंदर जब जाते हो तो उसमें आपको आपूर्ति श्रृंखला पढ़नी पड़ती है, और आपूर्ति श्रृंखला में आपको अपस्ट्रीम की समस्या कौन कौन सी है, डाउन स्ट्रीम की समस्या कौन कौन सी है, इन सबको वहाँ पढ़ना होता है। तो इनको आप थोड़ा सा करके जाना। ठीक है, फिर भूमि सुधार देख के जाना। भूमि सुधार में क्या देखोगे आप,
कि किस तरीके से भारत में भूमि सुधार हुए हैं भाई, ठीक है, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई है। चाहे आप रेतवाड़ी से शुरू करना, ठीक है, रेतवाड़ी आपका जो हो गया मारवाड़ी समाज से शुरू करना, ठीक है, और फिर धीरे धीरे स्वतंत्रता के बाद क्या प्रयास किए गए। और इसमें विशेष रूप से आपको जो सहकारी कृषि है, जो आपकी चकबंदी है और जो हदबंदी है, इनको आपको देखते रहना, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे। ये मुख्य परेशान करे मुझे, ठीक है। अब ये सब्सिडी वाला ऊपर जो मैं कह रहा था, तो सब्सिडी आपको इंडिया के फॉर्मेट में आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। सब्सिडी के लाभ क्या मिलते हैं, उसका महत्व क्या है भाई, इसके प्रकार क्या हैं, चाहे उर्वरक पे आपको सब्सिडी दी जा रही है या अन्य आपकी जो विद्युत पे सब्सिडी दी जा रही है, सभी सब्सिडियों को आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें आप जनरली पढ़ लेना भाई कि सब्सिडी मतलब होती क्या है, सरकार किस माध्यम से दे रही है। तो सब्सिडी आप पढ़ोगे तो उसमें आपको जैम को पढ़ना है भाई। जैम को जो जनधन आधार मोबाइल है, उसका लिंक आपका सब्सिडी में बैठा हुआ है। इसी में सब्सिडी में आपका फिर डीबीटी का आपका एक आ जाएगा कॉन्सेप्ट, ऊपर हमने देखा, यहाँ भी आपका आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको जोड़ के इसको पढ़ के जाना है सब्सिडी को। और सब्सिडी में फिर हम जब WTO की बात ऊपर कर रहे थे, तो इसका लिंक यहाँ पे बैठ जाता है आपका WTO के साथ। जो आपकी सब्सिडी आपकी है, रेड बॉक्स आपका है, अम्बर बॉक्स आपका है, जो ग्रीन बॉक्स आपका है, और इसी में अंदर आप जाते हो तो भारत इन सब्सिडी का जो एक सीमा है उसका उल्लंघन करता है। फिर अमेरिका से बीच में काफ़ी एक द्वंद्व चलता है, मतलब तनाव चलता है, फिर भी बातें बढ़ती है, फिर पीस क्लॉज आता है। तो पीस क्लॉज भी आप चाहो तो आप पीस क्लॉज देख लेना भाई, वो क्या है भाई, जिसके तहत भारत को छूट मिल जाती है सब्सिडी देने में, ठीक है। तो खैर वो बहुत अंदर की बातें हैं, बट जनरली आपको पढ़ के जाना है। जैम हो गया, डीबीटी हो गया, WTO की सब्सिडी आपकी जो है, ग्रीन आपकी जो अम्बर रेड, उन सबको पढ़ के जाना है। और सब्सिडी के लाभ में तो प्रकार आपको देखते हुए जाना है। फिर आप बजट में आओगे तो बजट के निर्माण की प्रक्रिया देख लेना भाई। बजट की जो अंदर दो आर्थिक नीति आपकी हैं, आपकी जो मौद्रिक नीति, राजकोष नीति, इनको अलग से पढ़ के जाना। फिर बजट में आपके जो घाटे के प्रकार हैं, तो आपके 4-5 प्रकार हैं। और जो राजस्व घाटा आपका हो गया, और जो आपका राजकोषीय घाटा हो, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर घाटे के टाइम पे आप जब आगे जाते हो तो आपको हिनार्थ प्रभाव आप देखने को मिलता है। तो आपका जो है इसको भी आप पढ़ के जाना है, हिनार्थ प्रभाव से आपका क्या समझते हो, ठीक है। और इसी में फिर आपका FRBM एक्ट 2003 आती है। इसकी मुख्य जो आपके प्रावधान है, मुख्य बातें, इसको भी आप याद करके जाओगे अच्छे से, FRBM एक्ट 2003 का। और बजट के प्रकार भी आपको 4-5 प्रकार आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट आपका एक तो शून्य आधारित बजट आपका हो जाएगा, और एक आपका जनरल बजट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आपको थोड़ा सा बजट के संदर्भ में इन्हें आपको देखते हुए जाना है, ठीक है। ऊपर कृषि की मैं बात जो कर रहा था, कहाँ गया कृषि वाला, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जैविक कृषि का थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। और उत्तराखंड के संदर्भ में भी जैविक कृषि आप देख लेना, ठीक है, अच्छे से। वैसे तो मैं सब कुछ पढ़ा रखा आपको जैविक कृषि का, ठीक है, अधिनियम से लेके सब कुछ, बट थोड़ा सा इससे विशेष फोकस आप कर लेना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका वित्त आयोग आएगा। वित्त आयोग की जो आपकी सिफारिशें हैं, जो आपकी रिकमेंडेशन है, वो आप पढ़ के जाना। अभी जो हाल ही में नया वित्त आयोग गठित हुआ है, इसको पढ़ के जाना आप, ठीक है। फिर आप कर वाले चैप्टर में आते हो, तो कर में आपको एक तो इनपुट और टैक्स क्रेडिट पढ़ के जाना भाई। GST की जो नवीन आपकी परिवर्तित दरें आपकी आई हैं, जो नए स्लैब्स आपके ऐड हुए हैं, उनको आपकी जो अब जो GST की स्लैब्स हैं उन्हें आप पढ़ के जाओगे, ठीक है, अच्छे से। और जनरली GST के बारे में आपको तो पढ़ना ही है, ठीक है। फिर आप जाओगे बेरोजगारी में। तो इंडिया के संदर्भ में जो बेरोजगारी के आपके टाइप्स ऑफ जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है आपका, चाहे वो चक्री आपकी होती है, मौसमी होती है, जो भी है, उनको आपको अच्छे से करके जाना है। बेरोजगारी की जब आप पढ़ते हो तो उसमें मनरेगा का आपका चैप्टर आता है। तो मनरेगा को आप डिटेल में पढ़ के जाना है, किस तरीके से आपका मतलब आपका रोजगार हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी में कम करने में आपकी भूमिका निभा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में। तो मनरेगा का एक बहुआयामी रूप से आपको तैयार करके जाना है। 17वां टॉपिक आपका है गरीबी का। तो गरीबी में आपको एक देखने गणना विधि किस किस तरीके से होती है भाई। उसमें सचिन तेंदुलकर समिति की क्या सिफारिशें, उन्होंने क्या बातें बोली है। आपकी बहुआयामी गरीबी क्या होती है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या होता है, ये आप देखना। और जो आपका निर्धनता का दुष्चक्र आपका बेसिकली है, जो गरीबी का दुष्चक्र आपका है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। और लॉरेंज वक्र आपका हो गया, गणित गुणांक आपका हो गया, इनको आपको पढ़ के जाना है, समझ गए। फिर आप निवेश मॉडल में आओगे, ये आपका हेराल्ड डोमर आपका हो गया, महालोनी, बस ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। लेकिन जो PPP मॉडल आपका है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। हर जगह आजकल PPP मॉडल ही चल रहा है। आपका कोई भी परियोजना जो चल रही है सरकार, जिसमें आपका निजी क्षेत्र की भागीदारी इसमें रहती है, तो PPP मॉडल को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से निवेश मॉडल में इसकी भूमिका बनी हुई है, ठीक है। फिर आप आओगे देश में जो आधारभूत संरचना बेसिकली है, वो क्या है, उनकी समस्याएं क्या है भाई, उनका समाधान क्या हो सकती है। अब आधारभूत संरचना में सभी आपके जाएगी, सड़क आपका हो जाएगा, चाहे बाकी जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा देखते हुए जाना है, ठीक है, कि कौन कौन सी समस्या बनी है, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं भाई, कौन कौन सी सरकार ने कौन कौन से आपके कदम उठा रखे हैं, इन सब चीज़ों को आपको देखते हुए जाना है।
20वां टॉपिक आपका आएगा ऊर्जा सुरक्षा को लेके। तो ऊर्जा सुरक्षा में आपको एक तो नवीकरणीय स्रोत बनाना है, ठीक है। नवीकरणीय स्रोत में आप पढ़ोगे तो आप सौर ऊर्जा में आओगे, और सौर ऊर्जा में आप पढ़ोगे डिटेल में, उसमें एलईडी वगैरह आपका हो गया, जो आपका उदय योजना आप आई थिंक है, जिसमें एलईडी का वितरण संबंधित चीज़ें हैं, सौभाग्य योजना आपकी हो गई है, ठीक है। इन योजनाओं को आप यहाँ देखोगे। और जो आपका इसमें जो मुफ्त आपका एलपीजी सिलेंडर आपको दिए जाते हैं, जो आपका जो सोलर वाला आपका जो है, उन सबको आपको इसमें आपको देखना है, ठीक है। और सौर ऊर्जा में आप पढ़ोगे तो आपका जो इंटरनेशनल सौर अलायंस बेसिकली आईएसए को, इसकी भूमिका भी आपको पढ़ के जानी है। इसमें अब जो भारत की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो आईएसए को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आप औद्योगिक नीतियों में आओगे, आपकी 48 की होगी, आपकी जो बाकी औद्योगिक नीतियाँ आपकी होगी, इनको तो पढ़ोगे पढ़ोगे, जनरली आपको पढ़ना ही है। लेकिन जब आप 1991 में आओगे, एलपीजी रिफॉर्म्स बेसिकली है, इनको आप पढ़ के जाओगे भाई। एलपीजी रिफॉर्म्स बेसिकली इनको आपको अच्छे से करके जाना है। एमएसपी में आप एक तो परिभाषा देखोगे, ठीक है, उसका जो विभाजन बेसिकली वर्गीकरण किया जाता है, और जो महत्व इंडिया के संदर्भ में, इतनी बड़ी जनसंख्या के संदर्भ में एमएसएमई का कितना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, चाहे रोजगार देने के संबंध में हो, चाहे वो अन्य उद्योगों की स्थापना के संदर्भ में हो। तो एमएसएमई को आपको थोड़ा सा देखते हुए जाना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण एवरग्रीन आपकी योजनाएं बेसिकली, उनको आपको देखना है। अब करंट अफेयर की मैंने 2 क्लास आपको दे दी है, उसमें मैंने कुछ योजनाओं को आपको मैं डेली बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, मतलब जो चर्चा में रही है कुछ हाल के टाइम पे, उनको आपको अच्छे से करके जाना है। लेकिन जो कुछ एवरग्रीन कुछ करंट अफेयर की योजनाएं थी, जो कि अब स्टैटिक पार्ट का हिस्सा बन गई हैं, जिससे आपका मेक इन इंडिया की बात कर लो, आप मेक इन इंडिया की बात कर लो, आप स्टार्टअप इंडिया की बात कर लो आप, ठीक है। और अन्य ऐसी जो महत्वपूर्ण आपकी योजना है, उनको आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। बाकी करंट अफेयर की 2 क्लास मैंने दे दी है, वहाँ मैंने आपको जनरली आपकी योजनाओं को आपको लिंक दे दिया है कि ये योजना आपकी चर्चा में बनी हुई है, चाहे उन्हें 10 साल हो गए हो, चाहे 15 साल हो गए हो, चाहे 20 साल हो गए हो, ठीक है। तो इसलिए आपकी उन योजनाओं को भी आपको देखते हुए जाना है, ठीक है। अब पढ़ो, इतना सब कैसे करना है भाई, तो इकोनॉमिक्स का ही है भाई। मेंस निकालना है, हलवा थोड़ी ना है। अब मेंस निकालना है तो भाई आपको बहुआयामी रूप से आपको हर टॉपिक पर अच्छी खासी कमांड, आपकी एक कमांड जो बेसिकली आपकी होनी चाहिए। तो आपको पढ़ने में अच्छा खासा पड़ेगा, और पढ़ने से ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा भाई, हर टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसका कोई विकल्प है नहीं। अब पीछे से अगर अधिकारी बनना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। फिर आप अगले चैप्टर में अपने नियोजन में आते हो भाई, प्लानिंग वाले आप चैप्टर में आते हो, तो उसमें आप पंचवर्षीय योजनाओं को देख लेना भाई, उनकी विशेषताएं क्या थी। और उसमें जब आप देखते हो हरित क्रांति का, तो हरित क्रांति का थोड़ा सा आपका सेगमेंट देख लेना, ठीक है। और इसको देखोगे तो आप श्वेत क्रांति थोड़ा सा देख लेना भाई, ठीक है। फिर नीति आयोग की भूमिका देखना, ठीक है। वैसे हमने कल वाली क्लास में आपको वैसे GS2 में बता देता फिर भी आप यहाँ भी देख लेना, नीति आयोग के संदर्भ में योजना आयोग के दोनों को तुलनात्मक रूप से देख लेना, नियोजन में कितनी इनकी भूमिका है, नीति आयोग में क्या क्या नई चीज़ आपकी जुड़ी है, क्या क्या इसके उद्देश्य, क्या क्या गोल इसने अपने निर्धारित कर रखे हैं, ठीक है। दीर्घकालीन चाहे आपके आपके लघु आपके जो अल्पकालिक आपके हुए, ठीक है। वित्तीय समावेशन आप देख लेना, और सतत विकास का कॉन्सेप्ट आप देख लेना, ठीक है। वित्तीय विकास, वित्तीय समावेशन, सतत विकास, ये सब आप थोड़ा सा देखते हुए जाना है। ट्रिप्स समझौता आप देखोगे, जिसमें आपका बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी चीज़ आपको मिलती है देखने को, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा आपको देखते हुए जाना है। तो वैसे तो जनरली 26 है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक आपके लिखे हैं, तो मोर देन आपका 30+ टॉपिक आपके यही है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के। अब साइंस टेक में आओगे, तो आपको साइंस टेक में आपको पढ़ना है कोशिश ये करनी है, जो आपकी चर्चा में चल रही चीज़ें बेसिकली, जो करंट के बने इशू है, उनको ही आपके जो साइंस एंड टेक वाला आपका पोर्शन हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन आपका हो गया, IR वाला आपका पोर्शन हो गया, ठीक है। ये सवाल आपके वहीं से आपके आते हैं कि भाई जो कौन सा स्टैटिक पार्ट का जो करंट का हिस्सा चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, उसी कुछ चीज़ को जोड़ के आपका सवाल आपके बन जाते हैं। अगर आप मैं अगर पेपर उठाऊँ, तो अगर आप देखोगे तो ये है आपका पेपर 24 वाला, जो मेंस अभी हुआ था उसका पेपर है। तो इसमें आप GS3 का पेपर देखोगे, तो जो करंट के आपके मुद्दे हैं, इसमें पहले आप सवाल देखोगे, तो इसमें आपका जो डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के महत्व को आप समझाए भाई, ठीक है। तो ये पूछ लिया उन्होंने आपका। इसमें आप पार्टिकुलर मैटर के बारे में आप आओगे, जो पोल्यूशन से संबंधित है, तो आपका इसके बारे में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आओगे, तो आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंधी आपकी चुनौतियाँ वगैरह है, उनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसरो पे आप आओगे साथों, तो उसका जो रिसेंट उसका अभियान जो आपका था दक्षिण ध्रुव का अध्ययन के संबंधी, उस पर आपका सवाल बन रखा है, ठीक है। आपका कार्बन फुटप्रिंट, ये हर आपका न्यूज में रहता ही है, हर दूसरे दिन चर्चा में से पढ़ने को मिलता है, ठीक है। इसलिए तो आपका सवाल बन रखा है। इसके अलावा अगर आप आओगे, तो आपका 14वां सवाल भी आपका है, अर्धसैनिक बल आंतरिक सुरक्षा वातावरण को बनाता है सीमाओं को, ठीक है। सेना के आंतरिक सुरक्षा का एक गौण भूमिका है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भारत को जो क्वांटम भविष्य में प्रक्षेपित करने वाला जो आपका राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। आप आगे देखोगे तो आपका
साइबर स्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किया है भारत ने, उसके संदर्भ में बातें बोली गई है। ठीक है, तो इन चीज़ों कहने का मतलब है जो आपकी करंट की चीज़ें जो आपकी चर्चा में बनी हुई है उनको आपको विशेष रूप से आपको देखना है, और जो आपका स्टैटिक पार्ट है उसको तो आपको देखना है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी आपका स्टैटिक पार्ट है भाई, इसको आपको देखते रहना है, इसको आपको डिटेल में आपको करके जाना है। ठीक है, स्टेम कोश का आपको पढ़ के जाना है कि स्टेम कोश आपकी चिकित्सा बेसिकली है, उसके लाभ क्या होते हैं, उसके हानि क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र आपके जो है बहुआयामी रूप से वो आपको देखते हुए जाना है। ठीक है, हाँ मैंने जो GS3 की क्लास दे रखी है 2 दिन, उसमें मैंने इन चीज़ों को डिटेल में आपको बता रखा है। ठीक है, क्लोनिंग थोड़ा सा देख लेना आपकी क्लोनिंग की भारत में क्या वर्तमान की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, चाहे भेड़ के संदर्भ में हो चाहे आपको भैंस के संदर्भ में हो, और कौन सी क्लोनिंग के कौन से प्रकार भारत में आपका वैलिड है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट आपका है ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। करंट की क्लास में कल दे रहा था, उसमें मैंने आपको इस बात का जिक्र किया था क्रिस्पर केस9 को लेके। ठीक है, उसमें जम्मू कश्मीर कश्मीर की यूनिवर्सिटी का एक भूमिका आपकी है, तो उन्होंने क्रिस्पर केस9 का उपयोग किया था, तो इसलिए आपकी थोड़ा चर्चा में बनी हुई है। ठीक है, तो आपका आनुवांशिक अभियांत्रिकी आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इससे आप थोड़ा देख लेना। क्रिस्पर केस9 को आप जो तकनीक है इससे देख लेना, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के लाभ नुकसान जो क्षेत्र वगैरह है वो सब आपको देखते हुए जाना है। GM फसलें थोड़ा आप देख लेना भाई, जो आपका जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसलें हैं उसमें बेसिकली आपका जो कपास वाला आपका सेगमेंट है। ठीक है वो थोड़ा सा आपको देख लेना है। ठीक है, BT बैंगन आपका हो गया, वो आप देख लेना। ठीक है, बायो रेमेडिएशन ये आप थोड़ा सा देख लेना, चाहे उपचार देख लेना भाई। DNA फिंगरप्रिंटिंग थोड़ा सा देख लेना आप। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या अच्छे से देख लेना, देख के जाना है। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आप क्या देखोगे भाई, तो जो इसरो के रिसेंट में आपके अभियान जो रहे हैं, चाहे गगनयान की बात करो आप, चाहे आदित्य एल मिशन की बात करो, चाहे निसार की बात करो, चाहे अभी हाल ही में इसरो ने अपना जो 100वां आपका जो रॉकेट लॉन्च किया था उसके संदर्भ में हो, तो करंट की जो चीज़ें हुई हैं उनको आपको करके जाना है, उन पे आपके सवाल बनने के चांसेस हैं। और आपके जो करंट का जो मुद्दा आपका जो स्पेस आपका जो कचरा संबंधित चीज़ें आपकी है, अंतरिक्ष कचरा का संबंधित आपकी जो एक चुनौती बनी हुई है। ठीक है, आपका स्पेस वॉर वाली बात आपकी हो गई है। ठीक है, स्पेस वॉर इसके ये क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपका जो इंडिया का स्पेस स्टेशन बनाने की आपकी जो एक रणनीति बेसिकली आपकी जो परियोजना आप बोल सकते हो, योजना बोल सकते हो, उसको लेके आपकी चीज़ें हो गई है, तो इन रूप से आप देखोगे तो सवाल आपका इन्हीं से आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आधुनिक एक एडवांस आपकी चीज़ें हैं, आप लाइफ हाई के बारे में पढ़ के जाना आप। ठीक है, आप जो भारत नेट परियोजना है उसको पढ़ के जाना अच्छे से। आपका जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उससे आपको पढ़ के जाना है। आपका क्रिप्टो करेंसी को आपको पढ़ के जाना है। इंटरनेट ऑफ जो थिंग्स आपका है, IoT आपका जो है, इसे आपको पढ़ के जाना है। क्योंकि पिछले वाले में आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे सवाल आपका आ चुका है, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट ये आपके कुछ और हॉट टॉपिक्स हैं, इन पे आपके सवाल बनने के चांसेस हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आप पढ़ के जाना है, उसके कौन कौन से क्षेत्र आपके उपयोग के हैं, कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, अनुपयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ड्रोन से संबंधित आपका सवाल पिछले साल बन गया है, बट आप रोबोटिक्स सवाल थोड़ा देख लेना। ठीक है, रोबोटिक्स का उपयोग किस तरीके से आपका किया जा सकता है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा, और ये सब चीज़ें मैंने आपको साइंस टेक्नोलॉजी जो आपकी क्लास में GS3 की दे रखी है उस पर मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। ठीक है, फिर आपदा वाला सेगमेंट भी आपका एक इसमें है, तो आपदा को लेके आप सब देख लेना भाई, जो प्रमुख आपदा आपका है, क्लाइमेट चेंज आपका हो गया। ठीक है, आपका ग्लोबल वार्मिंग आपका हो गया, वो देख लेना आप। ठीक है, अभी भूस्खलन आपका उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से आपको देख लेना। ठीक है, अभी जो उत्तर भारत में जो बाढ़ जैसी स्थिति आपकी आ गई थी पंजाब बिहार वाले क्षेत्र में, तो बाढ़ वाला आपको देख लेना भाई। ठीक है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग आपको देख लेना भाई। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आपका हो गया, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो आप देख लेना भाई। ठीक है, इसके अलावा जो बाढ़ वाली स्थिति आपकी हो गई है बिहार पंजाब वाले क्षेत्र में, आप भूस्खलन आपका हो गया, इससे आपको देखते रहना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आपका हो गया, क्लाइमेट चेंज आपका हो गया। ठीक है, इन सबको आपके आपदा के सवाल आपके इसी में से आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब जो आपका आंतरिक सुरक्षा वाला टॉपिक है इसमें क्या आपको देखना है, तो साइबर सिक्योरिटी वाला आपका खैर पिछले एक साल बन रखा है, बट इसी के अंदर जो चीज़ें आपकी और है, एक तो साइबर आतंकवाद आप देख लेना भाई, आपका जो साइबर डोम परियोजना आपकी देख लेना है, आपका साइबर स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप देख लेना है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी का एक बहुआयामी टॉपिक है, इसके अंदर के अंदर जो आने वाले सब टॉपिक है इनको आपको देखते हुए जाना है। ठीक है, और साइबर सुरक्षा जो मतलब हर दिन आपका चर्चा में रहता है, हर दिन अखबार उठा लो, फ़ोन उठा लो, कहीं ना कहीं आपका एक चर्चा में बन रहता है, और जहाँ आपका ऐसी डिजिटल चीज़ें आपकी चल रही है, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो अर्थव्यवस्था है, सब कुछ इतना डिजिटल रूप से आपको देखने को पड़ी, तो उस संदर्भ में आपका साइबर सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा आपका बना रहता है, तो इससे आपके चांसेस आपके हैं सवाल आने के। ठीक है, अगला मनी लॉन्ड्रिंग, ये आप थोड़ा सा देख लेना भाई। ठीक है, फेक न्यूज़ को आपको थोड़ा सा करके जाना है, क्योंकि आपका काफ़ी मुद्दा बना हुआ है करंट टाइम में, आप फेक न्यूज़ का बहुत ही आपका चीज़ अभी चल रही है।
सीमा पार आतंकवाद आपका है चर्चा का विषय, क्योंकि पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था, ठीक है, तो वहाँ किस तरह की सीमा पर आतंकवाद आपका आ जाता है, ठीक है, जो आपका एक सीमा प्रबंधन वाली आपका मुद्दा आ जाता है, ठीक है। और इसमें आपके जो पाकिस्तान की भूमिका आप देख सकते हो, तो विदेशी राज्यकर्ताओं की क्या भूमिका आपकी है, या आतंकवाद बेसिकली हम देखेंगे, तो आतंकवाद में आपका जो विदेशी राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद बेसिकली हम बोलेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है, इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। सीमा पार आतंकवाद, पहलगाम को कॉन्सेप्ट जोड़ के विदेशी राज्यकर्ताओं के द्वारा जो आतंकवाद की आपकी भूमिका निभा रही है, उसमें पाकिस्तान की भूमिका, इस संदर्भ में आपको इसको देखते हुए जाना है, ठीक है। और पहलगाम में जब आप देखोगे कि सीमा पर आतंकवाद हो रहा है, तो सीमा पर आतंकवाद, सीमा हमारी होने ऐसी क्या कमियां, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रह गई थी जिस वजह से आतंकवाद वहाँ से, जो आतंकवादी वहाँ से घुस के भारत की सीमा में आ गए। तो यहाँ पे जो बॉर्डर मैनेजमेंट की आपका जो मुद्दा है, वो आपका चर्चा का विषय बनता है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा, एक जो सीमा प्रबंधन है बेसिकली, ये आपका टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और सांप्रदायिकता वाला मुद्दा आपको थोड़ा सा देखना है भाई, ठीक है, क्योंकि ये तो हिंदू मुस्लिम आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो सांप्रदायिकता कितनी आपकी बनी हुई है, उसको देखते हुए, इसको जोड़ते हुए आपको सांप्रदायिकता वाला टॉपिक आपको करके जाना है। आई होप कि आपका इससे आपका सॉल्व बन जाए। और एक जो आपका पूर्वोत्तर में अलगाव की स्थिति आपकी बनी हुई है लंबे टाइम से, मणिपुर का आप एग्जाम्पल ले लो, तो वहाँ क्यों बनी भाई, तो इन्हें आपको थोड़ा सा पूर्वोत्तर में अलगाववाद वाला आपको थोड़ा सा देखते हुए रहना है, ठीक है। इससे भी आपकी थोड़ा सा चर्चा का आपका विषय बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा तो टॉपिक तो बहुत आपके हैं, रोहिंग्या आपके बोल लो, बांग्लादेशी घुसपैठिया बोल लो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपके हैं, रोहिंग्या आपके जो शरणार्थी बेसिकली, इनको भी आप चाहो तो देख सकते हो, पर इन टॉपिक्स को आपको देखते हुए जाना है, ठीक है। तो खैर, ये तो मैं 8 टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, तो इनके अंदर मैंने आपको और टॉपिक आके लिख के बता दिए, तो मतलब 8-10 टॉपिक तो आपके हो गए हैं, ठीक है। एक में आप जगह लिख के मैंने बोल दिया आपका, ठीक है। 11 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनके अंतर्गत काफ़ी टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा आपको बता रखे हैं। तो ये मान लो आपकी 10 तो मान लो, और 11 बार ये मान लो आप 21-22 टॉपिक आपके हो गए, ठीक है। 22-24 टॉपिक आपके हो गए। और फिर आप इसमें आओ, और 30+ टॉपिक आपके ये हैं, ठीक है। तो 30 और 24 आप जोड़ोगे, तो आसानी से आपके 54+ टॉपिक आपके हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसे इसके अंदर कितने सारे टॉपिक मैंने लिखे हैं, नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, सतत विकास, ठीक है। तो कहने को तो बहुत सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे, बट मैंने जो जनरली आपको बताया, ये 54+ टॉपिक ऐसे हैं, 55 ही आप अराउंड फिगर रखो। तो ऐसे टॉपिक ये हैं, इनसे आपके सवाल बनेंगे ही बनेंगे। आपका जो सवाल पेपर, क्वेश्चन पेपर आपका हाथ में आएगा, तो आप देखना कि अधिकतम सवाल आपके इन्हीं में से आपके बन के हुए जाने, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करके आपको जाना है, अच्छे से इन पर कमांड बना के आपको जानी। बाकी जो मैं ये नहीं पढ़ूँ, सिर्फ इन्हीं को पढ़ो, पढ़ना पूरा सिलेबस है, ठीक है। अब मेंस ऐसा है ना, मेंस का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, अगर तुम्हें मेंस निकालना है, इस बात को हमेशा याद रखना। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, तो मेंस का निकालने का एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, ये लो, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, इस बात को तुम बिल्कुल मुट्ठी में गांठ बांध के रख लो, कि अगर मेंस निकालना है, तो मेंस के पूरे सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेंस का जो है आपका पूरा सिलेबस जो है, तो सब कुछ के बारे में आपको कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए भाई, समझो। लेकिन कुछ कुछ के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो कुछ कुछ है ना, तो ये टॉपिक मैं दे रहा हूँ अभी, GS1, GS2, GS3 को आपको जो टॉपिक दे रहा हूँ, तो ये कुछ कुछ टॉपिक ये हैं, इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, समझ गए। और बाकी तो पढ़ना आपको है ही, आप पूरा सिलेबस पढ़ना होता है, तो सब कुछ के बारे में आपको तो कुछ कुछ पता होना ही चाहिए। तो मेंस आपको निकालना है, इस बात को आपको हमेशा ज़िंदगी भर आपको याद रखना है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। कि भाई सब कुछ के बारे में कुछ कुछ आपको पता रखना है, और जो कुछ कुछ बेसिकली आपके जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपका मेंस निकलेगा, ठीक है। तो ये रहे आपके GS1, GS2, GS3 के टॉपिक, क्योंकि इनमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ही वास्ट सिलेबस है भाई, कवर करने को लेके।
तो आपकी चुनौती रहती है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या छोड़े क्या छोड़े, ठीक है, क्या ना करें, ठीक है। क्योंकि हिंदी भी आपका हो जाएगा, हिंदी में इतनी दिक्कत नहीं है बेसिकली। हिंदी में आपका विशेष ध्यान आपको किस पे रखना है, वो 10 नंबर की आपकी जो वन लाइनर जो चीज़ें आपकी हैं, तत्सम तद्भव आपको हो गया, ठीक है। तो कोई हिंदी में एक क्लास अलग क्लास आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी GS 2 GS 3 की मैंने दे दी है, SC की मैंने दे दी है। आप मुझे मैसेज करना, कमेंट करना टेलीग्राम पे, टेलीग्राम मैसेज करना, और यूट्यूब पे कमेंट करना ऐसे वीडियो के नीचे, कि भाई जो बाकी आपके एथिक्स वगैरह है उसके लिए भी इस तरीके से आपको चीज़ देनी है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर भी मैं उसमें एक छोटी क्लास आपको दे दूंगा, एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा कि कौन किन टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो ये रहा एक मेरा छोटा सा प्रयास भाई, तीनों पेपर को लेके GS 1 GS 2 GS 3 की। उम्मीद है कि इनसे आपके अधिकतम सवाल आपके टकर जाए, ठीक है। और जब आपका पेपर होगा तब फिर उसके बाद हम चीज़ों को बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ मैंने कही थी, कहाँ कहाँ सबके सवाल बने हैं, ठीक है। इतना ही है। बाकी मिलते हैं, आपको करंट अफेयर क्लास सुबह अभी आनी थी, लेकिन मैंने ये क्लास आपको पहले दे दी है, तो करंट अफेयर क्लास में शाम को अपलोड कर दूंगा। फिर आपका जो करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो भी आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको शाम की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, और मिलते हैं आपको शाम को। तब तक टाटा बाय।